मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स का एपिसोड 10 सबसे बढ़िया था क्योंकि यहाँ पर हमें गॉडजिला की फाइट भी देखने को मिली। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिला कॉन्ग। मॉन्स्टरवर्स के टाइम ट्रैवल के कंसेप्ट के बारे में अब हमें पूरी जानकारी मिल चुकी है। इसी के साथ साथ एक्सेस मंडी पूरी तरीके से हॉलो अर्थ नहीं है, यह भी हमें पता चला। और पूरे मॉन्स्टरवर्स का सबसे इमोशनल सीन हमें इस एपिसोड में देखने को मिला। क्या ली शॉ सच में मर चुका है और क्या ये लोग स्कल आइलैंड पर है? इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और ये एपिसोड गॉडजिला एक्स कॉन्ग के साथ कनेक्ट होगा या नहीं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि हम इस पूरे एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमने देखा कि केइको केट को बचा लेती है। केट केइको को देखकर काफ़ी हैरान है क्योंकि वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही है जैसी वो 1959 में दिख रही थी। केट उससे कहती है कि मेरे दोस्त भी यहाँ पर है और हमें उन्हें ढूंढना होगा। केइको को लगता है कि ये वही लोग हैं जो उसे बचाने आए हैं, क्योंकि वो यहाँ से सिग्नल्स भी भेज रही थी। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में उन लोगों को हॉलो अर्थ में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो आपके दिमाग में भी आया होगा कि यहाँ पर ये लोग इतनी आसानी से कैसे पहुँच रहे हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में अब हमें पता चल चुका है, क्योंकि ये पूरी तरीके से हॉलो अर्थ नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जो हमारी अर्थ और हॉलो अर्थ के बीच में है। मतलब दोस्तों, ये जगह अर्थ की ऊपर वाली सरफेस और हॉलो अर्थ के बीच में है। इस जगह को कहा जाता है एक्सेस मंडी, जो कि हमारी सरफेस से ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब हॉलो अर्थ में जाने के लिए जितने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, यहाँ पर आने के लिए उतने एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। कुछ समय बाद उन्हें मे दिखती है और ली शॉ की आवाज़ भी सुनाई देती है। लेकिन ली डायरेक्टली केइको के सामने नहीं जाता, क्योंकि केइको को फ़िलहाल कुछ भी पता नहीं है। वो झाड़ के पीछे ही रहता है और उसे पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे वो 1962 में भी यहाँ पर आया था। जब वो वापस गया तब तक 20 साल हो चुके थे और आज के दिन 2015 का समय चल रहा है। ये सब सुनकर केइको हैरान हो जाती है, लेकिन उसे तुरंत सब कुछ समझ में आ जाता है। वो तुरंत समझ जाती है कि यहाँ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसा हुआ। जब वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तब वो रोने लगती है। और दोस्तों, सच में ये पूरे मॉन्स्टरवर्स का सबसे इमोशनल सीन था, क्योंकि यहाँ पर हमें भी रोना आ जाता है। इसके अलावा इस सीन में हमें इनकी इतनी बेहतरीन एक्टिंग देखने को मिलती है कि मैं तो इनका फ़ैन ही हो गया। केइको जब रोती है तो वो सीन बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है। पिछले एपिसोड में हमें यह पता नहीं था कि केइको यहाँ पर कितने दिन के लिए थी। हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर कम से कम 56 या 57 डेज़ के लिए थी। तो दोस्तों, यहाँ पर यह 100% क्लियर हो जाता है कि इस जगह का एक दिन यानी कि असली दुनिया का एक साल, क्योंकि केइको यहाँ पर 1959 में आई थी और आज का समय 2015 चल रहा है। और केइको का कहना है कि वो यहाँ पर लगभग 56 या 57 डेज़ के लिए थी। तो यहाँ पर 1959 + 56 अगर हम करें तो 2015 होता है, यानी कि इस जगह का एक दिन बराबर असली दुनिया का एक साल है। उसे पता चलता है कि बिल भी मर चुका है और उसका बेटा बड़ा हो गया है। और फिर उसे ये भी पता चलता है कि केट उसकी ग्रैंड डॉटर है। उसके बाद ली शॉ कहता है कि वो उन्हें घर पहुंचाएगा। वो उसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिससे केइको सिग्नल्स भेज रही थी। उस डिवाइस को उठाकर उनको बड़े डिवाइस के पास लेकर जाना है ताकि दोनों को कनेक्ट करना है। वो ले जाने के लिए उन्हें काफ़ी टाइम लग रहा है। उसके बाद ली शॉ का कैरेक्टर कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम ही टाइम है। मैं तो ऐसे साल में पहुंचना चाहता हूं जहां पर उड़ने वाली कार्स हो। इस बात को आप याद रखना, क्योंकि एंडिंग में मैं आपको इसी चीज़ के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा। इसी समय हम पृथ्वी के ऊपर वाले सरफेस पर मोनार्क को देखते हैं। टीम का कैरेक्टर इन लोगों से मदद मांगने की कोशिश कर रहा है ताकि वो इन सिग्नल्स का पता लगाए, लेकिन मोनार्क इसके लिए मना करता है और टीम मोनार्क का जॉब छोड़ देता है। फिर वो केंटारो और हिरोशी के साथ मिलकर इन सिग्नल्स का पता लगाने की कोशिश करता है। यानी कि दोस्तों, ये सभी लोग केइको का सिग्नल ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये लोग उस डिवाइस के पास पहुंच जाते हैं। डिवाइस के अंदर पहुंचकर शॉ बोलता है 56 ईयर्स हो गए फिर भी ये काम कर रहा है। फिर केइको उससे कहती है कि ये तो सिर्फ 2-3 हफ्तों से ही यहाँ पर है। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि ये डिवाइस यहाँ पर 1962 में आया था। तो उस हिसाब से केइको के लिए ये 2 हफ्ते पुरानी ही बात है। वो चारों उसके अंदर बैठते हैं। उसी वक्त आयरन ड्रैगन भी वहाँ पर आ जाता है। जब वो ड्रैगन यहाँ से वहाँ उड़ने की कोशिश करता है तब दोनों डिवाइस के बीच का कनेक्शन टूट जाता है। उस कनेक्शन को वापस जोड़ने के लिए शॉ बाहर चला जाता है। आयरन ड्रैगन उसे मारने ही वाला होता है, तभी एंट्री होती है गॉडजिला की। और दोस्तों, गॉडजिला का ये वाला सीन भी मुझे बहुत पसंद आया।
यहाँ पर गॉडजिला और आयरन ड्रैगन की फाइट होती है। ये ड्रैगन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से दूर फेंक देता है। फिर वो ड्रैगन गॉडजिला पर अपनी सलाइवा गिराता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं देख पाता। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये बात पता चल जाती है कि आयरन ड्रैगन के पास ये सलाइवा वाली पावर्स है। 3rd या 4th एपिसोड में भी हमने देखा था कि उस जगह पर बहुत सारा सलाइवा था, यानी कि जहाँ पर भी ये आयरन ड्रैगन होता है ये चीज़ भी हमें वहीं पर देखने को मिलती है। खैर, इसके बाद गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ का यूज़ करके ड्रैगन को घायल कर देता है। फिर वो उसका पंख फाड़ देता है और उसे पोर्टल में फेंक देता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर वो आयरन ड्रैगन मर जाता है। इसी वक्त ये पोर्टल खुल जाता है और चीज़ों को अपने अंदर खींचने लगता है। ली शॉ ने कनेक्शन तो जोड़ दिया था, लेकिन वो इस डिवाइस के अंदर नहीं पहुँच पाता। केई को उसे खींचने की कोशिश ज़रूर करती है, लेकिन वो वहीं पर रह जाता है। यहाँ पर काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि वो मर गया। उसके बाद ये लोग डिवाइस में ठीक से बैठ जाते हैं और ऊपर की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। इसी सीन को अगर हम ठीक से देखें तो वो सीधे ट्रैवल करने वाले थे, लेकिन वो लेफ्ट की तरफ मुड़ जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जब वो ऊपर की सरफेस पर पहुंचते हैं तब कुछ लोग उन्हें ले जाने के लिए आते हैं। यहीं पर हम केंटारो को भी देख सकते हैं, जो केट और मे से मिलता है। उसके बाद हम हिरोशी को देखते हैं, जो केट से पहली बार मिलता है। उसके बाद वो मिलता है केइको से, जो उसकी माँ है। और ये वाला सीन भी मुझे काफ़ी इमोशनल लगा। कहना पड़ेगा कि केइको बिल्कुल बढ़िया एक्टिंग करती है। फिर हम टीम को भी देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो एपेक्स के साथ काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की टेक्नोलॉजी उनके पास है ये एपेक्स का ही काम है। और एक एपिसोड में हमने ये भी देखा था कि ये लेडी मे की बॉस थी, और उसी एपिसोड के एंडिंग में हमने देखा कि वो एपेक्स के लिए काम करेगी। तो यहाँ पर जैसी ब्लू कलर की लाइट हमें नज़र आ रही है, वैसा ही हमने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में भी देखा था। तो यहाँ पर ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि ये सभी लोग फ़िलहाल एपेक्स के लिए काम कर रहे हैं। यहीं पर अगर हम ठीक से सोचें तो हम मेका गॉडजिला की थियरी को समझ सकते हैं। मतलब इन लोगों को मोनार्क के बारे में बहुत कुछ पता है और इनके पास गॉडजिला की बहुत सारी रिसर्च भी है। टीम ने भी मोनार्क को छोड़ दिया है और अब एपेक्स के साथ काम कर रहा है। इन सारी बातों से ये हमें पता चल जाता है कि एपेक्स ने आखिर मेका गॉडजिला को कैसे बनाया होगा। वेल दोस्तों, यहाँ पर इन्हें यह भी पता चलता है कि इन्हें लौटने में 2 साल का समय बीत चुका है। मतलब अभी 2017 चल रहा है, यानी कि अब तक गिदोरा वाला हमला भी नहीं हुआ है। और दोस्तों यहीं पर हमें एक ऐसी बात पता चलती है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। ये एपेक्स कंपनी का रिसर्च स्टेशन है जो स्कल आइलैंड पर है। यानी कि दोस्तों ये लोग फ़िलहाल स्कल आइलैंड पर है। और तभी कैमरा जूम आउट होता है और हमें दिखता है कॉन्ग। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात तो 100% कन्फर्म हो जाती है कि ये लोग फ़िलहाल स्कल आइलैंड पर ही है। तो दोस्तों कॉन्ग वाला ये सीन दिखाने के बाद सीरीज़ तो वैसे ख़त्म हो जाती है, लेकिन बहुत सारे सवाल छोड़ कर जाती है। फिर भी यहाँ पर एक बात तो कन्फर्म हो जाती है कि एपेक्स स्कल आइलैंड पर रिसर्च कर रहा है। यहीं से उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए स्कल क्रॉलर्स भी मिले होंगे, जिन्हें हम गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में भी देख सकते हैं। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में मेका गॉडजिला इस स्कल क्रॉलर को मार देता है। तो बिल्कुल एपेक्स स्कल आइलैंड पर रिसर्च कर रहा था और उनके पास कुछ टाइटन्स भी होंगे। तो दोस्तों हमें सीज़न 2 100% देखने को मिलेगा। अगर सीज़न 2 देखने को नहीं मिला तो स्कल आइलैंड पर मूवी 100% देखने को मिलेगी। आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि ये लोग बराबर स्कल आइलैंड पर ही कैसे पहुँचे। तो दोस्तों यहाँ पर हम एपेक्स के रेडिएशन सिमुलेटर्स देख सकते हैं। ये लोग इनके सिग्नल को बहुत समय से ट्रैक कर रहे थे। तो हो सकता है कि इनके सिग्नल्स की वजह से इन्हें कोऑर्डिनेट्स मिले होंगे और इन्हें पता चल गया होगा कि ये लोग स्कल आइलैंड पर ही लैंड करेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि एपेक्स ने ही उनका रास्ता चेंज किया था, क्योंकि हमने देखा था कि ट्रैवल करते वक्त वो लेफ़्ट साइड में मुड़ गए थे। तो हो सकता है कि ये सब कुछ एपेक्स ने ही कंट्रोल करा होगा, इसी वजह से ये लोग स्कल आइलैंड पर है। वैसे इन सारी बातों का जवाब हमें सीज़न 2 में तो मिल ही जाएगा। अब और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं कि आखिर ली शॉ का क्या हुआ। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ली शॉ अभी भी ज़िंदा है और इसी जगह पर है। मेरे ख्याल से सीज़न 2 में वो इसे ढूंढने ज़रूर वापस जाएंगे। याद करिए दोस्तों, शॉ ने कहा था कि वो ऐसे टाइम में पहुँचे जहाँ पर उड़ती हुई कार्स हो। तो दोस्तों ये बात सच भी हो सकती है। वो बराबर उसी टाइम में वापस आएगा जब उसे उड़ती हुई कार्स देखने को मिलेंगी। यानी कि अब जब वो वापस आएगा तब इन लोगों की एज काफ़ी हद तक बढ़ चुकी होगी। और वैसे भी केइको को अगर उसके साथ दिखाना है
तो केइको की एज भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो दोस्तों मेरे ख्याल से सीज़न 2 ज़रूर बनेगा और भी बढ़िया बजट के साथ बनेगा। सीज़न 2 में हमें और भी ज़्यादा टाइटन्स देखने को मिलेंगे। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में कॉन्ग यहाँ पर कैसे पहुँचा और जिया आखिर कहाँ से आई है, यह बात भी हमें सीज़न 2 में पता चलेगी, क्योंकि मेरे ख्याल से जिया भी स्कल आइलैंड से ही आई है और इसीलिए वो टाइटन से काफ़ी अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करती है। आखिर में हम ये बात कर लेते हैं कि इस सीरीज़ का गॉडजिला एक्स कॉन्ग के साथ क्या कनेक्शन है। वैसे दोस्तों कोई खास कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन इनमें से कोई कैरेक्टर हमें वहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है। अगर आपने ये सीरीज़ नहीं भी देखी है फिर भी आप गॉडजिला एक्स कॉन्ग को पूरी तरीके से समझ पाओगे। लेकिन फिर भी अगर आप मॉन्स्टरवर्स के फ़ैन हो तो ये सीरीज़ आपके लिए मस्ट वॉच है। मॉन्स्टरवर्स की मूवीज़ में हम ह्यूमन कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन यहाँ पर हमें ह्यूमन कैरेक्टर्स रुला देते हैं और मॉन्स्टरवर्स की मूवीज़ में जो बड़े बड़े इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनका असली दुनिया पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ये सब कुछ हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। मतलब जैसे कि गॉडजिला और म्यूटो की फ़ाइट में शहर की तबाही हो गई, लेकिन उस तबाही से इंसानों पर क्या असर पड़ा है, ये सब कुछ हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये सीरीज़ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी मॉन्स्टरवर्स की बाकी मूवीज़ है। तो बिल्कुल मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी है तो इसे ज़रूर देखना। अगर आप मॉन्स्टरवर्स के फ़ैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड सारी न्यू अपडेट्स हम लाते रहते हैं। मैंने मॉन्स्टरवर्स पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उन्हें भी आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करना, एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। Cause I've been living life right like I could just die